हेलो दोस्तों, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज हम लोग एक सीरीज में देख रहे हैं, जिसका ये इन्वायरमेंट वाला पार्ट आज हम देखेंगे। और इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं इन्वायरमेंट में। आपने 2013 का भी पीवाईक्यू देखा होगा, 2014 का भी देखा होगा और ये 2015 का है। इस तरह हम लोग जो है 2025 तक जाएंगे। और इस सीरीज का मेन उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन की प्रकृति समझ पाएँ, क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है और क्वेश्चन की जो चेंजमेंट है, यानी 2013 से 2025 तक क्वेश्चन किस तरह से चेंज हुए हैं। अगर आप देखोगे, एक सीरीज में देखोगे, तो आपको इस क्वेश्चन की प्रकृति समझ में आ जाएगी कि हमें किस सीमा तक पढ़ना है और किस दायरे में पढ़ना है। तो इस सीरीज का मेन उद्देश्य ये है कि आप पीवाईक्यू से समझ सको कि आप किस तरह से पढ़ना है आगे, आपकी जो रणनीति क्या होनी चाहिए पढ़ाई की और आपकी सीमा क्या होनी चाहिए। आप एक सीमा के आगे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यूपीएससी साफ साफ ये निर्देश देता है कि आपको एक सीमा में ही रह के पढ़ना है। उसके लिए सबसे अच्छा जो है तरीका यही है कि आप पीवाईक्यू बार बार देखिए। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप पीवाईक्यू देखेंगे तभी आपकी पढ़ाई का दायरा एक सीमा तक रह पाएगा। अदरवाइज आप जो है ज़्यादा पढ़ने लग जाओगे और जो अन्य विषय हैं वो कहीं ना कहीं आपके कमज़ोर हो जाएंगे या छूट जाएंगे। तो पीवाईक्यू जब हम शुरू कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य यही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, क्योंकि सिलेबस हमारा मेन है। तो ये पीटी के सिलेबस लगा हुआ है। इसका पॉइंट नंबर 6 अगर आप देखोगे, तो पॉइंट नंबर अगर आप 6 देखो तो पर्यावरणीय पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे। देखिए, सामान्य मतलब जनरल इशूज़। तो जनरल इशू पढ़ने मतलब ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। और साफ साफ यूपीएससी ने सिलेबस में लिख भी रखा है। अगर आप देखो पूरा सिलेबस प्री में ही उन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, यानी आपको ज़्यादा डीप में जाकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको विशेषज्ञता नहीं हासिल करनी है, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए पर्यावरण के बारे में। तो इसमें 3 तरह के टॉपिक है: पर्यावरण पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट इकोलॉजी, जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। तो ये 3 विषय, इस पे ही आपको सीमित रहना है, ना कि ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही आप जो है इसमें विशेषज्ञ बनने की कोशिश कीजिए। जनरल स्टडी के क्वेश्चन है तो जनरल स्टडी तरीके ही पढ़ना है हमको। और अगर आप मेंस का सिलेबस देखोगे तो मेंस के पेपर जीएस पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 जो है उसका पॉइंट नंबर 14, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है संरक्षण, जो पर्यावरण से संबंधित विषय है। संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन। तो ये 4 टॉपिक दिए हुए हैं, 4 सब टॉपिक हैं ये, ठीक है। तो सब टॉपिक ये दिए हुए हैं, जो आप इसको देख करके भी आप अपने पढ़ने का दायरा सेट कर सकते हो। तो प्री प्लस मेंस की तैयारी आपकी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है। चूँकि मेंस के आप देख रहे हो कि पीवाईक्यू एक सीरीज में आ ही रहे हैं हमारे अभ्यास प्रश्न के माध्यम से, तो वहाँ हम लोग डेली कराते ही हैं। तो वहाँ से आप अपनी आंसर राइटिंग और पीवाईक्यू दोनों देख सकते हो, ठीक है। तो सिलेबस आप देख लीजिएगा। जो जीएस पेपर 3 है उसमें जो है आपको पता ही है कि इकोनॉमी यानी आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी या विज्ञान कह सकते हो, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा यानी आंतरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, ये 5 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक ये है पर्यावरण का, ठीक है। तो मेंस का सिलेबस भी इसी के साथ में जोड़ के इसलिए बताता हूँ, ताकि आप जब पढ़ो तो ये भी ध्यान रखो कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। क्योंकि यूपीएससी ने अपना सिलेबस बता रखा है, आप सिलेबस के अंदर रह के पढ़ोगे तो कम समय में ज़्यादा चीज़ें पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर आप सिलेबस से बाहर निकल के पढ़ोगे तो फिर समय भी ज़्यादा जाएगा और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, यानी जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो शायद आपके क्वेश्चन ना हो, क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट से बाहर जा करके पढ़ा है, यानी उस दायरे को क्रॉस करके पढ़ा है, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप क्वेश्चन को समझ करके अपने दायरे में रह करके ही पढ़ो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर पहला देखोगे 2015 का पीवाईक्यू है, ये यूपीएससी पीवाईक्यू है, ठीक है। सिविल सर्विसेज में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं सारे। तो पहला प्रश्न अगर आप देखो तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है, यानी सही से जो कोई वर्णन कर रहा है इन 4 कथन में कौन सा ऐसा कथन है जो इकोसिस्टम को सही से परिभाषित कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आपको इकोसिस्टम की परिभाषा पता होनी चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। तो इकोसिस्टम की परिभाषा आप देखोगे तभी इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। अब चूंकि मैं यहाँ क्वेश्चन हल नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन की प्रकृति समझा रहा हूँ कि आप जब पढ़ो तो इकोसिस्टम को ध्यान रखो कि इकोसिस्टम पढ़ना है तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है। अगर मैं कथन इसमें पढ़ूँ तो एक दूसरे से अन्योन क्रिया करने वाले जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय ही इकोसिस्टम कहलाता है, या फिर पृथ्वी का वह भाग जो सजीव जीवों यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा आवासित है, या ये कथन सही होगा। तीसरा कथन है जीवों यानी ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, क्या ये कथन सही है। या फिर किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जात या प्राणी जात, कथन ये सही। कौन सा कथन सही है आप अपने से पढ़ करके, अब आप इस क्वेश्चन को देख लिए, इसकी प्रकृति समझ लिए, इसका दायरा समझ लिए, अब आप जब पर्यावरण पढ़ोगे खुद से
तो आपके माइंड में रहेगा अच्छा हाँ मुझे पारतंत्र पे या इकोसिस्टम पे सही से पढ़ना है या सही से फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि इस पर एक बार क्वेश्चन आ चुका है। और आपको मैंने पहले ही बताया कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होंगे, लेकिन उसकी थीम रिपीट हो जाती है। थीम का मतलब पारितंत्र से हो सकता है फिर से घुमा के क्वेश्चन अगली बार पूछा जा सकता है। तो पारितंत्र आप अगर पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक प्रारूप में, यानी ये जो प्रारूप दिए हुए हैं उसमें से सागौन, यानी सागौन को टीक भी बोलते हैं, टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, यानी वृक्ष की स्पीसीज पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है। कुल मिला के ये पूछ रहा है कौन सा वन है जो सागौन को सही से परिभाषित करेगा, यानी सागौन किस टाइप का वन है ये पूछना चाह रहा है। क्या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, या उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन है, या घास स्थलयुक्त शीतोष्ण वन है। अब आप अगर देखोगे तो यूपीएससी हमेशा से वृक्षों के बारे में पूछता आया कि ये वृक्ष किस टाइप का है। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट लगा दी है प्रमुख भारतीय वृक्ष। जैसे साल है, तो साल किस टाइप का वृक्ष है, ये शुष्क पर्णपाती वनों का एक प्रमुख पेड़ है, यानी शुष्क पर्णपाती वन में आ जाएगा साल। ऐसे सागौन के बारे में कहते हैं ये भी शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वनों में पाया जाने वाला एक प्रमुख वृक्ष है। अगर आप ये लिस्ट अगर आप देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ दिया हुआ ना कि ये भी शुष्क और आर्द्र पर्णपाती, तो आर्द्र पर्णपाती किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए नंबर में, तो ये कथन सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप जब पढ़ो तो आपके पास पता होना चाहिए। अगली बार हो सकता है सागौन ना पूछ करके देवदार पूछ ले, या शीशम पूछ ले, या बांस पूछ ले, या फिर चंदन पूछ सकता है, नीम भी पूछ सकता है, पीपल, बरगद, आम, पलास। तो इस तरह के आपको पेड़ों की प्रकृति के बारे में समझ में आना चाहिए कि कौन सा पेड़ किस जलवायु में होता है या किस टाइप का वन है। इनकी जलवायु भी जरूर ध्यान रखना, किस जलवायु में ये पाए जाते हैं। दूसरा, इनका स्थान याद रखना कि ये हिमालय में होते हैं, या प्रायद्वीपीय भारत में होते हैं, या फिर उत्तर पूर्व भारत में रहते हैं। तो इनका स्थान भी याद रखो कि ये वन कहाँ पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो स्थान भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखोगे आप दोस्तों, तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ये संगठन कह सकते हो, उनके बारे में यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी इन्होंने पूछ लिया वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये भी एक संगठन है जो संरक्षण के लिए काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन है, जैसे UNEP हो गया, ठीक है, या फिर UNFCCC हो गया, ठीक, या फिर UNCBD हो गया। तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सको आसानी से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं संगठन, मतलब मुश्किल से देखोगे तो आपको 15 संगठन ऐसे होंगे मुख्य रूप से, जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए, और उनके एक छोटे से नोट्स बना के रख लो ताकि अगली बार क्वेश्चन आए उससे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यानी वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन बोल रहा है ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा बोला जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है। अब आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट भी पढ़ लेना चाहिए है क्या, ठीक है। तीसरा बोला ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र, यानी इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात या निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो इन 3 कथनों के बारे में पूछ रहा है। अब इनमें से कौन कौन से कथन सही है, ठीक है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये 2015 का PYQ है, ठीक है। 2015 में क्या पूछ रहा था, जैसे ये 3 कथन इन्होंने दे दिए, तो 3 कथन पूछ रहा है कौन से कथन सही है ऊपर युक्त ये 3 में से। लेकिन अगर आप 2023 के बाद का क्वेश्चन देखोगे, 2023, 24 और 25 के, तो इन्हीं 3 कथन में अब क्या पूछा है, ऊपर एक ना लिख एक नहीं लिखेगा, बोलेगा ऊपर युक्त में से कितने कथन सही, केवल एक। दूसरा कथन यहाँ से बोल देगा केवल 2 कथन, यानी हो सकता है ये भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, या 1-2 सही हो जाए, या फिर ये ना सही हो तो ये दोनों सही हो जाए। ये प्रकृति भी समझना पड़ेगा आपको। हो सकता है तीसरे वाले में कथन में लिख देगा केवल 3 कथन सही है, और चौथे में लिख देगा उपयुक्त में से कोई कथन नहीं सही है, कोई नहीं है, ऐसा लिख देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह से प्रश्न पूछ रहा है, किस तरह से प्रश्न की प्रकृति बदल रही है। अगर आप 23, 24, 25 में डिस्कशन करूँगा आगे, तो वहाँ पर आपको ये कथन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट्स अगर ज़्यादा देखने के इच्छुक हो तो वो आप गूगल में या यूपीएससी की वेबसाइट में जाओगे और 2023 का प्रीलिम्स का पेपर डाउनलोड करके देखो जा करके किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपको पढ़ना क्या है, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल तो पढ़ना ही है, साथ में और भी जो संगठन है मैंने बताया ना, UNFCCC, UNEP हो गया, UNCBD हो गया, ये बहुत सारे अन्य जो संगठन है उनके बारे में जरूर पढ़ो जा करके, और उसके मतलब उनका काम क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, और ये क्यों बनाए गए थे, कब बनाए गए थे, ठीक है। इनके कुछ जो है प्रोटोकॉल्स वगैरह भी आते हैं, तो वो आपको ध्यान से पढ़ने हैं ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। आगे चलते हैं, चौथा या 5वां क्वेश्चन होगा ये।
वन कार्बन भागीदारी सुविधा। अब यूएनएफसीसी के द्वारा या बहुत सारे जो संगठन हैं उनके द्वारा इस तरह के जो फैसिलिटीज़ हैं ये शुरू की जाती हैं। या वन कार्बन भागीदारी सुविधा, ये फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में, या पार्टनरशिप होगा, ठीक है, पार्टनरशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला वही कथन, देखो सेम इसी तरह की थीम यहाँ भी रिपीट हुई है। यहाँ भी 3 कथन दिया हुआ है और यहाँ भी 3 कथन है। 3 कथन पढ़ना है और फिर बताना है इनमें से कितने कथन सही है, ठीक है। तो पहला कथन है, ये सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देसी जन की एक वैश्विक भागीदारी। देसी जन का मतलब हो गया इंडिजिनस पीपल, यानी देसी जन, या देसी का मतलब हो गया इंडिजिनस, जन का मतलब लोग यानी पीपुल, ठीक है। दूसरा कथन ये धारणी यानी सस्टेनेबल वन प्रबंधन हेतु पर्यावरण अनुकूली यानी इको फ्रेंडली और जलवायु अनुकूलन यानी क्लाइमेट एडेप्शंस प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिक अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालयों, विशेष यानी इंडिविजुअल वैज्ञानिकों और संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब ये कथन आप जो है बड़ा देख करके डरो नहीं, है इजी। जब आप इसके बारे में पढ़ लोगे वन कार्बन भागीदारी सुविधा क्या है, तो ये कथन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तीसरा कथन बोल रहा है, यह देशों की उनके वन उन्मूलन और वन निम्नीकरण उत्सर्जन कम करने प्लस, यानी यहाँ पे रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेशन यानी REDD प्लस है। ये एक्चुअल में ये एक संगठन बना हुआ है, ये कह सकते हो एक जो है समुदाय है। REDD प्लस प्रयासों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान कर मदद करती है। अब आप जैसे ही पढ़ोगे वन कार्बन भागीदारी सुविधा प्लस REDD प्लस क्या है, जैसे आप सर्च करोगे तो आसानी से आपको ये इसके उत्तर मिल जाएंगे। कहने का मतलब आप पर्यावरण पढ़ो और ध्यान रखिए कि पर्यावरण में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं, यानी आप करंट में चल रहे जो मुद्दे हैं उनको आप अगर ध्यान से देखते रहे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगेगा और आपके सारे क्वेश्चन मतलब आसानी से हो जाएंगे। तो आप 2026 में अगर एग्जाम दे रहे हो तो इस तरह के प्रश्न पर ज़्यादा ध्यान रख के जाना कि इस तरह के यूपीएससी पहले भी प्रश्न पूछ चुका है, ठीक है। तो अब इसमें से 3 कथन दिए वही कि कितने सही है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। अब इसके बारे में पूछ रहा है, ये 3 राज्य दे दिए है। अब बोला उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बताया कि क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट नहीं होगा, लेकिन मैंने बताया ना कि कहाँ उगते हैं इस तरह के प्रश्न। तो आपको अगर स्थान पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश वाला कि कहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती सदावन होते हैं, या हिमाचल प्रदेश में होते हैं, मिजोरम में होते हैं, अरुणाचल प्रदेश किस में होते हैं। तो आप जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन या सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय जितने अन्य तरीके के वन उनको जब ध्यान से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आपको मैंने पहले ही इस क्वेश्चन में बताया था। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने बताया ना कि जो भारतीय वृक्ष हैं उनका सारे वृक्ष पता होने चाहिए जितने मैंने जैसे यहाँ पे नाम लिख दिए, यही घूम फिर के आते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि कौन से वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, भारत के किस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है या कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तीसरा जलवायु, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कह दो या सदाबहार वन कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो आपको शीतोष्ण वन हो गया, कटीली झाड़ी हो गई, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हो गया, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हो गया। तो इस तरह की आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा वन कहाँ पे है, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में, अब देखो ये किसी क्षेत्र की विशेषता बताएगा, उसके बारे में पूछेगा ये विशेषता कहाँ की है। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपने जो है न्यूज़ देखी होगी, ये न्यूज़ जो लोग जो है रेगुलर फॉलो करते हैं न्यूज़ को, तो उसको ये जो है इस तरह की विशेषता न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल जाएगी। तो इस तरह की अगर आप देखोगे मेघालय में है कि झारखंड में है कि हिमाचल प्रदेश में है कि तमिलनाडु में, वैसे इसका उत्तर अगर देखोगे तो मेघालय में है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह के जो विशेषताएं वाली चीज़ें हैं, कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो खास करके जनजातीय क्षेत्र में या कुछ पर्यावरण के जो अच्छे क्षेत्र होते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र, वहाँ पर इस तरह की विशेषताएँ देखने को मिलती हैं। तो आपको इस तरह की विशेषताएं भी ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको ये विशेषताएं अक्सर न्यूज़ में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ध्यान रखना विशेषताएं किस क्षेत्र की क्या है वो भी ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं। बायोकार्बन एंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, यानी बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। अब मैंने आपको बताया संगठन पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, तो संगठन आप पढ़ोगे तो आपको ये आंसर आसानी से मिल जाएगा। दूसरा, करंट के मुद्दे अगर आप
कवर करते हो तो भी आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। अब 2014-15 में जो करंट चर्चा में रहा होगा उसी संबंधित ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब इससे आपको ये समझ जाना चाहिए कि 2025-26 में जो चर्चा में होगा वही क्वेश्चन 2026 के प्री में बन सकता है पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी चीज़ कहाँ पढ़नी है, कैसे कर पढ़नी है, वो इसी PYQ से समझ में आएगा। तो आई थिंक ये समझ गए होगे कि ये इस तरह का इनिशिएटिव कौन लागू करता है। तो अब आप जैसे पढ़ोगे तो हो सकता है एशिया विकास बैंक हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो सकता है, या विश्व बैंक हो सकता है। एक बात ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन आपको लगेगा कि पर्यावरण से संबंधित लाओ, इसको पर्यावरण से कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ही होगा। लेकिन ध्यान रखना कई ऐसे भी संगठन हैं जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करते हैं और वो पर्यावरण से संबंधित नहीं होते। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान करके ही या इस क्वेश्चन को सही से समझ करके ही करने की ज़रूरत है। कॉमन सेंस लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रख के या जब न्यूज़ पढ़ो तो इस तरह की विशेषताएं ध्यान रखो, या इस तरह के जो इनिशिएटिव चलते हैं उनको ध्यान में रखो कि कौन चला रहा है और कौन सा संगठन इस पर लगा हुआ है। ठीक है, जब तक कि अगर हम डिटेल एनालिसिस जब लेके आएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। जब क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा हुआ होता, तो उस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, कॉमन सेंस क्या हो सकता है। तो वहाँ हम जरूर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कोई क्वेश्चन हो सकता है आप न्यूज़ में नहीं पढ़ पाए, या आपने जो उसको ध्यान नहीं दिया, या आपने कभी समझा ही नहीं, और आपको लगता है कि क्वेश्चन किया जा सकता है, तो कॉमन सेंस का भी प्रयोग कर सकते हो। तो वो हम लोग वहाँ डिटेल एनालिसिस में अच्छे से बताएंगे। यहाँ हम लोग चूँकि एक नज़र में देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को समझो बस, ठीक है, ताकि आप पढ़ो तो आपकी जो रणनीति हो उसमें ये सारी चीज़ शामिल हो सकेंगे, हमारा दायरा क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। अब ये बहुत सारे जो है क्षेत्र दिए हुए हैं, ये नेशनल पार्क दिए हुए हैं, नेशनल पार्क। अब इनके बारे में बोला है, इनमें से किस एक में, कोई एक होगा जिसमें जलवायु क्या होगा, उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण में चेंज हो जाती है, शीतोष्ण में चेंज हो जाती है, या आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है। तो आपको बताना कंचनजंगा नेशनल पार्क है, ये नेवरा वैली नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये नामदफा नेशनल पार्क है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा पार्क किस साइड है। अगर भारत का मैप अगर आप बनाओगे इस तरह से, ठीक है, तो ये ऐसे, तो ये कौन सा क्षेत्र किस क्षेत्र में, अगर आप देख लोगे तो ये आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। तो कॉमन सेंस भी यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आप ध्यान रखिए कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए आपके पास, जितने नेशनल पार्क हैं वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। हालांकि हम लोग एक वीडियो के माध्यम से इसकी एक वीडियो लेकर के आपको बता देंगे कौन सा जो है नेशनल पार्क कहाँ पर है और कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ पर है। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन फिर भी आप जब खुद पढ़ रहे हो तो आपके दायरे में होना चाहिए कि हमको नेशनल पार्क पढ़ने हैं और इसकी लोकेशन भी हमें कवर करनी है। ठीक है, और इसकी विशेषताएं तो आपको कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है ठीक ठीक कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो परिवर्तित होता रहता है अलग अलग जलवायु, अलग अलग मौसम में। ठीक है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन यानी एवरग्रीन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र जहाँ पर तीनों का संयोजन होता है, किसका, मैंग्रोव का भी होगा, सदाबहार या सदापर्णी वन का, सदापर्णी मतलब जो हमेशा पत्ते रखते हो, और पर्णपाती जो पत्ते गिरा देते हैं अपने मौसम के साथ, तो उनका संयोजन कहाँ मिलता है, उत्तरी यानी उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में मिलेगा, या दक्षिण पश्चिम बंगाल में मिलेगा, या दक्षिणी सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला जो क्षेत्र वहाँ पे, या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, कहाँ पे ये तीनों संयोजन मिलेंगे आपको। तो इसकी विशेषता जैसे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए मैंने बताया आप करंट अगर पढ़ रहे हो तो उसमें ध्यान रखो, करंट पढ़ते समय जैसे कोई चर्चा में आ गया अंडमान निकोबार आ गया तो उसकी विशेषता जरूर देख लो कि अंडमान की विशेषता क्या है। जैसे मान लो बंगाल का क्षेत्र कोई आ गया, ठीक है, तो वहाँ की विशेषता क्या है, उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, वो जरूर पढ़ो। ठीक है, आगे चलते हैं। हरित जलवायु निधि यानी हरित जलवायु निधि मतलब ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मैंने आपको बताया संगठन, ये बहुत सारे जो फंड के लिए संगठन बने हुए हैं उनकी विशेषताएं जरूर पढ़ो जा करके। ठीक है, तो इस हरित जलवायु निधि के बारे में पूछ रहा है, ये बोल रहा है ये विकासशील देशों का जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। मतलब इस हरित जलवायु निधि के बारे में बोला है, कौन सा कथन सही है। दूसरा बोला ये UNEP या OECD एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक के तत्वाधान में स्थापित किया गया है। अब आप जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये विशेषता मिल जाएगी कि कौन सा कथन सही हो सकता है। ठीक है, तो आपका दायरा यहाँ से आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब आप 2025 तक पूरे प्रश्न देख लोगे 2025 तक, तब आपका पढ़ने का दायरा भी समझ में आ जाएगा और क्या पढ़ना है क्या छोड़ना ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे, आमतौर पर समाचारों में, देखो न्यूज़ की बात आ गई, आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20
सम्मेलन क्या है। अब 2015 में काफ़ी चर्चा में था, जैसे अब 2024 में सबसे ज़्यादा चर्चा में क्या है बताइए, G20 चर्चा में था 24 में, ठीक है, G20। तो आप G20 के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। इसके अलावा G20 में कुछ पर्यावरण संबंधी भी इनिशिएटिव लिए गए, उनको भी समझो जा करके। तो हो सकता है यूपीएससी 2026 में उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो Rio+20 2015 में काफ़ी चर्चा में था, इसलिए पूछा। अब इसमें कौन सा कथन या इस सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है कि ये धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। दूसरा बोल रहा है ये विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय यानी मिनिस्ट्रियल बैठक है। तीसरा बोल रहा है ये जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का सम्मेलन है। चौथा बोल रहा है ये जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का एक सम्मेलन है। तो ये क्या है, Rio+20। तो Rio+20 अगर आप पढ़ लोगे तो ये आसानी से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि Rio+20 हो चुका है 2015-2014 के आसपास। अब जो आगे संगठन होंगे, जैसे मैंने आपको G20 बताया, कुछ और भी इनिशिएटिव हो रहे हैं, जैसे अभी COP30 होगा, ठीक है। तो COP30 होगा तो उसके बारे में, COP30 किसका होता है, UNFCCC का। तो उसमें कुछ इनिशिएटिव लिए जाएंगे, तो वहाँ पे आप COP30 के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा जो बहुत सारे अन्य जो है इनिशिएटिव होते रहते हैं, समाचार में अगर आप न्यूज़ में देखते रहते हो तो वो चीज़ें आसानी से कवर की जा सकती हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाय करने यानी फेजिंग आउट के मुद्दे से संबंधित है। अब आपको क्वेश्चन हो सकता है समझ में कम आए, बोल फिर से अगर आप पढ़ना चाहो तो फिर से पढ़ लो इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक यानी इनमें से कौन सा एक जो है ओजोन का अवक्षय यानी ओजोन को जो कमज़ोर करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, जो ओजोन को कमज़ोर करता है उसको नियंत्रित करने के लिए कौन सा ये है, और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाय यानी प्रयोग से बाहर करने के मुद्दे संबंध है। तो एक ऐसा जो है सम्मेलन हुआ था, ये कह सकते हो प्रोटोकॉल था, जिसमें ओजोन के जो क्षरण हो रहा है उसको कम करने की बात कही गई थी। तो ओजोन क्षरण को कम करने के लिए किस प्रोटोकॉल में या किस जो है सम्मेलन में बात की गई थी। तो अगर आपको ये पता होगा ओजोन के क्षरण को कम करने के लिए किस जो है सम्मेलन या प्रोटोकॉल में बात हुई थी, तो यह क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो आप अगर पढ़ रहे हो न्यूज़ तो ध्यान रखो, न्यूज़ में इस तरह की चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अभी देखो जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हाल में ग्रीन हाउस गैसेज जो है, ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव या पहल जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो कोई एक संगठन के द्वारा ग्रीन हाउस को कम करने के लिए कोई जो पहल चला तो उसका नाम रख देंगे। मान लीजिए चीन के किसी शहर में हुआ, मान लीजिए बीजिंग में हुआ, तो बीजिंग प्रोटोकॉल रख देंगे कि बीजिंग प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि हाँ ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। तो इस तरह से ओजोन को कम करने के लिए ये संगठन काफ़ी चर्चा में थे। तो इनमें से कोई एक संगठन होगा या एक कोई प्रोटोकॉल होगा जो ओजोन को कम करने से संबंधित था। तो ध्यान रखो जब आप पढ़ो न्यूज़ या पर्यावरण के कोई मुद्दे पढ़ो तो ये सब बातों का ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखिए कि पर्यावरण के बहुत सारे मुद्दे करंट से जुड़े हुए होते हैं। तो करंट आप पढ़ रहे हो तो इनका PYQ का ध्यान रखो कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। अब ये तो बहुत मतलब सिंपल क्वेश्चन है आज के देखा जाए तो। अगर आप देखो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है, आप बताओ, डॉल्फिन है कि मगरमच्छ है कि ऑलिव रिडले टर्टल यानी जो ऑलिव रिडले जो कछुआ होता है वो है या घड़ियाल है। तो आप आज 2025 में इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, लेकिन 2015 में ये करना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि उस समय राष्ट्रीय जलीय जीव बिल्कुल घोषित हुआ था, तो करंट का मुद्दा था ये, ठीक है। इससे पहले जो है राष्ट्रीय जलीय जीव नहीं था हमारे पास। तो राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को घोषित किया गया, तो उसी समय इस क्वेश्चन को पूछा गया। कब? 2015 में। तो ध्यान रखिए जो भी राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया या कोई जो है ऐसा स्पीसीज हो गया जिसको बचाने के लिए उसको संरक्षण देने के लिए उसको ऐसी श्रेणी में रख दिया गया भारत सरकार के द्वारा जो चर्चा में है, तो आप न्यूज़ से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। तो न्यूज़ ध्यान रखो, जब पढ़ो तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो। आगे चलते हैं। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग, अब डुगोंग अभी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में 2025 में भी। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु सरकार ने और भारत सरकार ने डुगोंग को बचाने के लिए एक संरक्षण अभियान चलाया था डुगोंग को बचाने के लिए। तो डुगोंग से हो सकता है दोबारा फिर से क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि 2015 में पूछ चुका है तो 2026 में भी पूछा जा सकता है। तो भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी डुगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। यह एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। दूसरा बोला है भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है, यानी जो समुद्र तट है भारत का उसके तट में ही पाया जाता है चारों तरफ। या फिर बोल रहा है कि इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विविध या विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है, ये दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? डुगोंग के बारे में पहले पढ़ो,
भारत सरकार ने डुगोंग के लिए क्या क्या किया है वो पढ़ो जा करके। तो कुल मिला के आपको जब भी कोई चीज़ पढ़नी है पर्यावरण से संबंधित, तो आप पीवाईक्यू को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे और जो आपका पढ़ने का दायरा वो भी सही डायरेक्शन पे होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डुगोंग से संबंधित था और उसकी विशेषताएं पूछ रहा था और भारत सरकार ने इसके लिए क्या क्या इनिशिएटिव या क्या कौन कौन से पहल चलाए हैं उससे संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो भी जीव होंगे पर्यावरण से संबंधित, जो भी जीव चर्चा में होते हैं उसको जरूर पढ़ो जा करके, ताकि आपके क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश, अगर आप फ्लाई ऐश जानते होगे, जो राख होती है ना, राख बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जो भट्टों में जैसे आप देखोगे जो गांव देहात से लोग जुड़े होते हैं तो ईंट के जो भट्टे होते हैं उसमें जो राख निकलती है उसी को फ्लाई ऐश बोल देते हैं। इसी तरह बड़े बड़े जो है जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से भी ये राख जो है निकलती है तो उसको फ्लाई ऐश बोलते हैं। ठीक है, तो ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाले शक्ति संयंत्र, जो शक्ति संयंत्र का मतलब हो गया जो बिजली उत्पादन करते हैं, वो से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। अब ये राख के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन में किया जाता है। दूसरा बोल रहा है फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश या स्थानापन्न रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। तीसरा बोला फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से बना होता है और इसमें कोई विषाक्त यानी टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। कुल मिला के फ्लाई ऐश के बारे में पूछ रहा है, इनमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो कौन से कथन सही पूछ रहा है। ठीक है, तो आप फ्लाई ऐश पढ़ रहे हो तो फ्लाई ऐश 2015 में पूछ लिया है, हो सकता है फिर से पूछ ले, या फिर चूंकि ये क्या था एक तरीके का फ्लाई ऐश क्या था, ईंधन जो ये कंपनियां थी इनसे निकलने वाला एक तरीके का जो है प्रदूषण था, जो कहीं ना कहीं पर्यावरण में जा करके फैलता था और लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पैदा करता था। भारत सरकार ने एक जो है इनिशिएटिव चलाया कि फ्लाई ऐश को क्यों ना हम जो है एक तरफ रख करके इनसे कुछ नई चीज़ें बना लें, जैसे ईंट बनाना हो गया, ये फ्लाई ऐश का उपयोग करके हम कोई कंक्रीट संबंधित चीज़ बना लें। तो इससे क्या होगा, जो फ्लाई ऐश यानी राख है उसका उपयोग भी हो जाएगा और प्रदूषण जो है वो कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें थी, तो फ्लाई ऐश के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, अभी से भारत सरकार ने जो है जो धान के खेत होते हैं तो उनका जो प्यार निकलता है, जिसको पुआल भी बोलते हैं प्यार भी बोलते हैं, तो उसको जो है सही से उसका उपयोग करके क्या होता है किसान उसको जला देते हैं और प्रदूषण फैलता है उससे, तो उसका उपयोग करने के लिए बहुत सारे पहल चलाए हैं। तो उसको आप अगर न्यूज़ में पढ़ रहे हो तो उसको समझो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण में। आगे चलते हैं। ईंधन ये वाला हो गया, फ्लाई ऐश हो गया। अगला क्वेश्चन ये है, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के बारे में पूछ रहा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात के संकटापन्न स्पीसीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं कन्वेंशन, ये साइट्स के बारे में है लिखा हुआ है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जो कि कुल मिला के IUCN आप लोग शॉर्टकट जानते होंगे, और साइट्स, इसके बारे में कुल मिला के ही बात कर रहा है। तो IUCN और साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, कौन से सही है। ठीक है, पहला कथन बोला IUCN संयुक्त राष्ट्र यानी UN का एक अंग है और साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो दोनों के बारे में बताया कि ये क्या है, IUCN एक संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। अगर ऐसा ये कथन सही है तो ये सही हो जाएगा। दूसरा बोला IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। तीसरा बोला साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। तो ये तीन कथन दिए हैं और बोला कौन सा सही है। तो कुल मिला के आपको IUCN और साइट्स के बारे में पढ़ना है सही से कि क्यों बनाए गए हैं और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों, जो कृषि क्षेत्र में हमारे जो है नाइट्रोजन या DAP या यूरिया जो डाली जाती है उसके संबंधित हो सकता है कुछ अगली बार भी पूछ ले। तो ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है कि कृषि में नाइट्रोजन उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है। पहला बोला नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मिट्टी में प्रचुर उद्भवन यानी प्रोलिफरेशन हो सकता है। अब इसको अगर आप नाइट्रोजन उर्वरकों के बारे में पढ़ोगे, इसका अत्यधिक अनुपयुक्त उपयोग क्या प्रभाव हो सकता है कृषि क्षेत्र में, तो आपको ये कथन भी मिल जाएगा। दूसरा बोला मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है। तीसरा बोला भौम जल ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट का निच्छालन यानी लीचिंग हो सकता है। तो नाइट्रोजन का अगर अत्यधिक उपयोग होगा कृषि में तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है, यही पूछ रहा है। इनमें से कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं वो आपको देखना पड़ेगा।
तो कुल मिला के जब आप पढ़ो क्वेश्चन को तो ध्यान रखो कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, और आगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, यही मेन उद्देश्य होना चाहिए पीवाईक्यू का। जब आप पीवाईक्यू करो तो आपकी एक रणनीति बन जानी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग, प्लवमान का मतलब हो गया जो तैरता है, वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता का बढ़ावा देता है। अब अगर आप 2025 में तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, लेकिन 2015 में ये पहली बार आया था और पहली बार लोगों ने सुना, कई एस्पिरेंट्स को पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई पार्क है क्या, नेशनल पार्क जो तैरता हो। तो अभी तो आप इसको आसानी से कर लोगे कि मणिपुर में है और ये आसानी से किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की विशेषताएं जो अद्भुत विशेषताएं जिनकी यूनिक अद्वितीय विशेषता होती हैं, किसी नेशनल पार्क की हो गई या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हो गई, या वहाँ विशेष तौर पर कोई विशेष जीव पाया जाता है, ये स्पीसीज पाई जाती है, तो वो नेशनल पार्क चर्चा में रहता है, तो उनको आप जरूर कवर किया कीजिए। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो केबुल लाम जाओगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको भीतरकनिका नेशनल पार्क के बारे में पढ़ो, केला घाना नेशनल पार्क के बारे में पढ़ो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में पढ़ो। कुल मिला के नेशनल पार्क जितने हैं उनकी विशेषताएं पढ़ो, उनको समझो। कुछ विशेष नेशनल पार्क होते हैं जिनमें स्पीसीज पाई जाती है, विशेष जो है जीव पाए जाते हैं जो काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। जैसे अभी राजस्थान के बहुत सारे जो बीकानेर वगैरह हो गया, तो इनमें जो है विशेष नेशनल पार्क जो बने हुए हैं उनमें काफ़ी चर्चा रहती है विशेष जीवों की, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पर्यावरण के क्वेश्चन 2 से इतने ही थे और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं, लगभग 16-17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो मेन टॉपिक आप जो है ज़रूर पढ़ लो ताकि आपके क्वेश्चन एक भी गलत ना हो। तो हमारी कोशिश यही होगी कि 2025 तक आपको सारे पीवाईक्यू करा दिए जाए एक नज़र में। फिर इसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस लेके आएंगे और वहाँ आपको बताएंगे कि किस तरह से उत्तर सॉल्व किए जाते हैं, कौन सा उत्तर सही हो सकता है और कॉमन सेंस क्या लग सकता है, ये भी सिखाने की कोशिश करेंगे कि कॉमन सेंस से कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, फिर आगे मिलेंगे।